पिछले 4 दिनों से लगातार अखिलेश यादव पिछड़ा कार्ड खेल रहे थे। बीजेपी से पिछड़े नेताओं को तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल करवा रहे थे। अखिलेश खुद को लोहिया और अंबेडकर का फॉलोअर भी बता रहे थे, लेकिन आज उनको तब बड़ा झटका लगा जब चंद्रशेखर आजाद और रावण ने उन पर एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए। और ये आरोप ऐसे हैं कि अखिलेश यादव की साइकिल के पहिए को पंचर भी कर सकते हैं। चंद्रशेखर रावण और अखिलेश की बातचीत कैसे टूट गई और क्या बीजेपी 2017 और 2019 की तरह एक बार फिर अखिलेश और मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली है? खास रिपोर्ट से समझिए। कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए था। निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद और रावण अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना चाहते थे। 2 बार अखिलेश यादव और रावण की बात भी हो गई थी, लेकिन झगड़ा सीटों पर हो गया। इसलिए अखिलेश और चंद्रशेखर की मुलाकात वाली फोटो रिलीज नहीं हो पाई। गठबंधन बनने से पहले ही टूट गया और अब रावण ने कहा है कि नहीं चाहिए अखिलेश का साथ। 2 दिन में निराशा हुई कि 1 महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद है। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। मुझे ये भरोसा था कि वो भी 85% बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूँ कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूँ, उनका जवाब अभी तक नहीं। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। चंद्रशेखर अखिलेश से 8 सीटें मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव सिर्फ 2 सीटें देने को तैयार थे। आखिर बात बिगड़ गई और बात इतनी बिगड़ गई कि रावण ने अखिलेश को दलितों का विरोधी बता दिया। मैं प्रमाणित भी करता हूं कि पिछले 5 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी एक दलित की हत्या पे, रेप पे, कितने बड़े बड़े मामले में नहीं गए उनके घर। फिर भी हमने सारी चीजों को दरकिनार करके स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर उनके घर गए, 3-3 बार उनसे मुलाकात की, उनसे अपील की कि इसको बना लेते हैं। लेकिन वो शायद किसी मन से तय करके बैठे हैं कि हमें दलितों की लीडरशिप नहीं खड़ी होने देनी। वरना मैं समझता हूं कि कल जब मैंने उनसे कह दिया था कि आप बड़े भाई आप तय कर लें, तो उनको मुझे बुलाना चाहिए था। अखिलेश ने जवाब दिया। 2 सीटों की बात फाइनल हो गई थी, लेकिन चंद्रशेखर रूठ गए। तो अब क्या करें? समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी? इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता है। यूपी की राजनीति में दलित फैक्टर क्या है, इन 4 बातों से समझिए। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चंद्रशेखर आजाद और रावण की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट। अब रावण ने भले ही अखिलेश के साथ गठबंधन करने से मना कर दिया हो, लेकिन भीम आर्मी चुनाव तो जरूर लड़ेगी। तो सवाल यह है कि रावण की पार्टी किसका वोट काटेगी? दलितों की लड़ाई लड़ने वाले चंद्रशेखर आजाद और रावण की राजनीतिक पार्टी का नाम है आजाद समाज पार्टी कांशीराम। चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का पश्चिम यूपी के बॉर्डर जिलों में अच्छा प्रभाव माना जाता है। सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और हाथरस जिलों और आसपास के इलाकों पर चंद्रशेखर का अच्छा प्रभाव माना जाता है। सहारनपुर और उसके आसपास की 30 से ज्यादा विधानसभाओं पर चंद्रशेखर रावण का असर है। साल 2017 में मोदी लहर के बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट जीती थी।
बुलंदशहर सीट पर 2020 के उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी को 13,530 वोट मिले थे। यूपी के पंचायत चुनाव में आजाद समाज पार्टी को मुजफ्फरनगर में 7, बिजनौर में 8, सहारनपुर जिले में 3 जिला पंचायत सदस्य की सीट मिली है। बीजेपी ने भी दलित वोटरों पर निगाह जमा रखी है। आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। बीजेपी ने 107 सीटों पर अपने प्रत्याशी जारी कर दिए हैं। इसमें से दलित उम्मीदवारों के हिस्से में 19 सीटें गई हैं। एक सामान्य सीट पर भी बीजेपी ने दलित उम्मीदवार उतारा है। नोट करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने 13 जाटों प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। मायावती खुद भी जाटो जाति से ही आती हैं। ऐसे में 13 जाटों को टिकट देकर बीजेपी मायावती के बेस वोट में सेंध लगाने की भी रणनीति बना रही है। आमतौर पर जाटो वोटर को मायावती का वोटर माना जाता है, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन को देखते हुए वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन मायावती को अब भी अपने दलित वोटरों पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर अंबेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समता मूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बाबा किनको सामने आना होगा, जो इस व्यवस्था के शिकार हैं। हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरी दमदारी और तैयारी के साथ चुनाव लड़ी है। हमारा गठबंधन किसी पार्टी से नहीं, हमारा गठबंधन सर्व समाज में भाईचारा पैदा करके ये गठबंधन चल रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि इस गठबंधन के आधार पर इस बार हमारी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूर मिलेगी। गोरखपुर में मकर संक्रांति के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने दलित कार्यकर्ता के घर खिचड़ी खाई। यूपी में दलितों की आबादी करीब 21% है, जिसमें 54% केवल जाटों हैं, जबकि 66 उपजातियों का हिस्सा 46% है, जिसमें 16% पासी हैं। 15% में धोबी, कोरी और वाल्मीकि शामिल हैं। गोंड, धानो, खटीक 5% हैं। बीजेपी का दांव गैर जाटो दलित वोटरों पर है। बीजेपी यूपी में 300 से ज्यादा सीटें तभी जीत पाएगी जब गैर यादव ओबीसी और गैर यादव दलित बीजेपी को वोट देगा। लोक नीति की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बीजेपी को साल 2009 के मुकाबले साल 2014 में जाटो वोट 12% ज्यादा मिला। बीजेपी को साल 2009 के मुकाबले साल 2014 में दलित वोट 35% ज्यादा मिला, जबकि यूपी में ही बीएसपी को साल 2009 के मुकाबले साल 2014 में जाटो वोट 16% कम मिला। बीएसपी को साल 2009 के मुकाबले साल 2014 में अन्य दलित वोट 27% कम मिला। यूपी में बीजेपी को साल 2009 के मुकाबले साल 2014 में कुल यादव वोट 20% ज्यादा मिला। बीजेपी को साल 2009 के मुकाबले साल 2014 में कोयरी कुर्मी वोट 36% ज्यादा मिला। बीएसपी को साल 2009 के मुकाबले साल 2014 में कोयरी कुर्मी वोट 10% कम मिला। इन आंकड़ों से पता चलता है कि अगर बीजेपी को 2022 में यूपी का चुनाव जीतना है, तब गैर यादव ओबीसी और गैर यादव दलित वोट अपनी तरफ लाना ही होगा। 2014 के चुनाव नतीजों से ये साफ हुआ कि मोदी न सिर्फ दलित बल्कि ओबीसी जातियों को भी आकर्षित करने में सफल रहे। लेकिन आजाद भारत में दलित राजनीति को स्थापित करने का काम सबसे पहले कांशी राम ने किया। दलित वोटरों के अंदर राजनीतिक चेतना लाने का काम साल 1947 से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में भीमराव अंबेडकर को भी जगह दी। लेकिन कश्मीर विवाद और हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर भीमराव अंबेडकर के पंडित नेहरू से मतभेद हो गए और उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर खुद चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करके दलितों के हितों के लिए काम करना चाहते थे। लेकिन साल 1952 में जब आजाद भारत का पहला लोकसभा चुनाव हुआ, तो भीमराव अंबेडकर अपना चुनाव नहीं जीत पाए। आज बाबा साहब अंबेडकर दलित समाज के बीच पूजनीय हैं और उनके बीच भगवान का दर्जा रखते हैं। लेकिन जब वो पहली बार चुनाव हार गए, तो देश में दलित राजनीति के लिए यह एक बड़ा झटका था। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण के माध्यम से दलितों को सशक्त किया। जैसे जैसे दलित सशक्त होते गए, उनके भीतर भी राजनीतिक चेतना जागती गई।
साल 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता जगजीवन राम भारत में दलितों के नेता के रूप में उभरे, लेकिन 1975 में आपातकाल लागू होने के बाद जगजीवन राम ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ दिया। हालांकि इसके बाद भी दलित वोट कांग्रेस पार्टी को ही मिलता रहा, लेकिन कांशीराम इस बात से काफी दुखी थे कि दलितों की अपनी कोई पार्टी नहीं है। कांशीराम ने इस बात पर गौर किया था कि राजनीतिक पार्टियां दलितों का वोट तो लेती हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक सम्मान नहीं देती। राजनीतिक पार्टियों में दलितों का रोल एक समर्थक से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। कांशीराम ने कांग्रेस पार्टी में काम करने वाले दलित नेताओं के स्वाभिमान पर चोट किया और उन्हें चमचा तक कहा। कांशीराम ने इस पर एक किताब भी लिखी थी, द चमचा एज। द चमचा एज किताब के माध्यम से कांशीराम ने अपील की थी कि दलित नेता चमचागिरी छोड़ें और स्वाभिमान के साथ राजनीति करें। साल 1984 में कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। 1984 चुनाव में बीएसपी को 10 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन वो भी एक सीट जीत नहीं पाई। इसके बाद शुरू हुई लड़ाई मंडल और कमंडल की। साल 1992 में राम लहर को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया था। इस गठबंधन को बहुजन राजनीति के विचारक कांशीराम का आशीर्वाद था। कांशीराम 40% ओबीसी वोट और 20% दलित वोट को जोड़कर 60% के वोट बैंक का फॉर्मूला बनाना चाहते थे। 1993 में जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और गेस्ट हाउस कांड हुआ। इसके बाद शुरू हुई लड़ाई मंडल और कमंडल की। साल 1992 में राम लहर को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन कर लिया था। इस गठबंधन को बहुजन राजनीति के विचारक कांशीराम का आशीर्वाद था। कांशीराम 40% ओबीसी वोट और 20% दलित वोट को जोड़कर 60% के वोट बैंक का फॉर्मूला बनाना चाहते थे। 1993 में जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीटें मिली। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन यह गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और गेस्ट हाउस कांड हुआ। गेस्ट हाउस कांड में मायावती ने यह आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की साजिश रची गई थी। ये ओबीसी और दलित वोट बैंक के बीच ऐसी दरार थी जो कभी पट नहीं पाई। आज रावण ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी इशारों में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है। वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि माननीय कांशीराम साहब को मैं नेता मानता हूँ, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था। सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पे बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब्जाई जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। दलित राजनीति अब काफी लंबा सफर तय कर चुकी है। 2019 में मायावती और अखिलेश का गठबंधन भी विनिंग कॉम्बिनेशन साबित नहीं हुआ। मायावती ने तो चुनाव नतीजे आने के कुछ ही दिन बाद अखिलेश से गठबंधन तोड़ दिया था। अब 2019 के बाद सबकी निगाहें 2022 के सबसे बड़े चुनाव पर हैं कि दलित आखिर किस पार्टी को जीत दिलवाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।